हेलो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्री के लिए भी। पोल्यूशन पोल्यूशन हैपन्स व्हेन समथिंग अनवांटेड इज एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम पानी हो सकता है, एयर हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कोई भी, मेकिंग इट अनफिट और लेस फिट फॉर लाइफ के लिए अनफिट या लेस फिट बना देता है। ये डेफिनेशन मेंस में काम आएगी। आगे देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो हमने पोल्यूटेंट्स ऐड किए वो किस किस प्रकार के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म in which pollutants persist in the environment, उनकी फॉर्म क्या है। ठीक, pollutants are classified as primary pollutants, जैसे जिस रूप में शुरुआती रूप में थे उसी रूप में रहे। अगर दूसरों के साथ कंबाइन करके कुछ और बना दिया, मतलब सेकेंडरी स्टेज आ गई, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। They persist in the environment in the same form in which they are added into the environment। तो जिस रूप में environment में हमने ऐड किए उसी रूप में वो रहता है। एग्जाम्पल, प्लास्टिक ही रहेगा, डीडीटी ही रहती है। दूसरे हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। They are formed when primary pollutants interact among themselves। वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके कुछ नया पोल्यूटेंट बना देते हैं। जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बनती है। कैसे बनती है हम आगे पढ़ेंगे। इस बार मेंस में ये एग्जाम क्वेश्चन आया था, फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनती है। ठीक है जी। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, तो अगर ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कैसे बनता है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN is formed by the interaction between oxides of nitrogen and hydrocarbon। रट्टा लगा लेना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 NO3 वगैरह और हाइड्रोकार्बन आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तब PAC बनता है। ठीक, एग्जाम में ऐसे टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मेंस में भी। तो अगर आपको पता होगा तो आपने ये लाइन लिखी है, एग्जामिनर समझ जाएगा, इसको पता है, बेसिक पता है, चाहे अधिक मैटर नहीं भी लिखा। We can also divide the pollutants on the basis of the following criteria। और क्राइटेरिया कौन कौन से हैं देख लेते हैं। On the basis of quantity, कितनी क्वांटिटी में वो ऐड हो रहा है। We have quantitative pollutants, मतलब they occur in nature and become pollutant when, कब, their concentration reaches beyond a threshold level। एक लिमिट के बाद जब उनकी कंसंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तब वो पोल्यूटेंट का रूप धार लेते हैं। जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो है पर बहुत अधिक हो जाएगी तो ये पोल्यूटेंट का रूप बन गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड तो है हवा में पर जब इनकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से बढ़ गई तो ये भी पोल्यूटेंट बन गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। गड़बड़ है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। बाय नेचर दे आर पोल्यूटेंट्स, मतलब इनकी क्वांटिटी पर नहीं डिपेंड करती चीजें। ये पोल्यूटेंट है तो पोल्यूटेंट है, चाहे कम क्वांटिटी है चाहे अधिक क्वांटिटी है। दे आर पोल्यूटेंट्स और नॉट, दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर क्वांटिटी, क्वांटिटी के ऊपर नहीं है डिपेंड करती। दे आर मैन मेड एंड डू नॉट अकर नेचुरली, नेचुरली नहीं अकर होते, इंसान ने ये बनाए हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वेरियस केमिकल्स, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड की कम मात्रा है अधिक मात्रा है तो पोल्यूटेंट ही रहेगा।
फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स। ठीक, फंगस को मारने के लिए फंगीसाइड बना लिया हमने, हर्ब्स वगैरह को मारने के लिए, अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए, खत्म करने के लिए हर्बिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को, पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स। तो ये क्या है, सब खतरनाक हार्मफुल केमिकल्स हैं। ये सारे क्या है, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं। We can also divide them as biodegradable and non-biodegradable। ये कैसे होते हैं? Biodegradable वो pollutant those which can be degraded by microbial actions। जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो ऐसे पोल्यूटेंट को ऊपर मीन उनको खाकर कैसे भी इनको डिग्रेड कर देते हैं, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अनहार्मफुल, कम हार्मफुल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सीवेज है, हमारे घरों का गंदा पानी, ठीक, ये सारा नालों में जाता है, तो धीरे धीरे कुदरती ही इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं कि वो उनको उनकी खाद बना देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं। उसी प्रकार फार्म वेस्ट है, खेतों से जो वेस्ट हुआ आपका, पत्ते हो गए, लकड़ियां होगी, तो धीरे धीरे इनको भी डिग्रेड कर देते हैं। इसी प्रकार एनिमल वेस्ट हो गया, तो ये सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल। आगे आते हैं जी नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutants are not decomposed by microbial action। तो माइक्रोबियल एक्शन से ये डिग्रेड नहीं होते। These include प्लास्टिक्स। देखो ऐसी बात नहीं है ये डिग्रेड नहीं होते, होते तो हैं, पर बहुत हजारों साल लग जाते हैं इनको डिग्रेड होने में, तो हम कह देते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसमें प्लास्टिक आ गया, ग्लास आ गया, डीडीटी, हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह, ठीक, ये सारे इसमें आ गए। और वी कैन से दैट दे टेक, देखा वही बात आ गई, दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर डिग्रेडेशन। बहुत लंबा समय लेते हैं डिग्रेड होने में। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से भी हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? पोल्यूटर्स कैन बी नेचुरल, कुदरती रूप से पैदा हुए, जहां एंथ्रोपोजेनिक मतलब प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्शंस, इंसान ने पैदा किए। देयर आर वेरियस कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के कॉज भी बहुत होते हैं। इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या बहुत बढ़ गई हमारी। एज ए रिजल्ट देयर इज मोर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमने कुदरती संसाधनों का, रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, ठीक, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, कुदरती सिस्टम बिगाड़ दिया, एक बात। एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, और हमने वेस्ट जनरेट किया, तो दोनों तरफ से हमने नेचर को नुकसान पहुंचा दिया, पोल्यूशन कर दिया। कैसे? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, जहां पोल्यूशन। आगे देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर हो रही है, फॉरेस्ट फायर हो रहे, वॉल्केनिक इरप्शंस एक्सेट्रा। तो ये कारण है, ये मेंस में काम आएंगे आपके। आगे बात करते हैं कि हम एयर पोल्यूशन की। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेस आर गिवन बिलो। हम एक एक को जो एयर पोल्यूटेंट है उसको पढ़ेंगे, उनके सोर्सेस को पढ़ेंगे। ठीक है जी। पहले बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा चीज अपने आप में पोल्यूटेंट नहीं है, पर हमने इतनी क्वांटिटी पैदा कर दी कि अब हमारे लिए ये क्या है, हानिकारक है। इट इज द मेन ग्रीन हाउस गैस emitted as a result of human activities।
ग्रीन हाउस गैस हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आपने ये याद रख लेना है कि ये गैसें सूरज की जो है ना गर्मी वाली किरणों को सोख लेती है और गर्मी पैदा करती है। तो ऐसा कह देंगे कि जो धरती से टकराकर वापस जा रही होती है ना रेडिएशन, वो गर्म होती हैं, तो उसको जो सोख लेती हैं तो क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। ठीक है जी। और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये काफी हमने पैदा करती है, स्पेशली कब से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस वगैरह, इनको बर्न करेंगे तो CO2 काफी निकलती है। सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन है उसको आग लगाई, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो CO2 बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आगे बात करते हैं जी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें मोनो होता है ऑक्सीजन, एक होता है मोनो, डाई में होता है 2 ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है, कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई गंध नहीं होती, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स। जिसमें कार्बन हो वो वाले फ्यूल जब इनकम्प्लीट बर्न होंगे, मतलब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है जहां O2 लगना था वहां सिर्फ एक O लगा, तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे कैसे फ्यूल, चाहे कोयला हो, पेट्रोल, डीजल, वुड लकड़ी या चारकोल, जिसमें कार्बन है वो जब इनकम्प्लीट बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी कार्बन मोनोऑक्साइड की है या नहीं है। ये कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है। इसका क्या इफेक्ट होता है, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर ब्लड। देखो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में गई, तो वो फिर हमारे ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट सेल के पास जाती है। मतलब खून, जो हमारे रेड रक्ताणु होते हैं खून में, वो ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भाग में लेके जाती है। पर जब CO हमने इनहेल कर ली, अंदर सांस के द्वारा गई, तो वो इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती एक एक जगह, अलग अलग सेल में। दिस कैन मेक अस स्लीपी एंड स्लो आवर रिफ्लेक्सेस। मतलब हम थोड़ा स्लीपी, मतलब हम जैसे होता है ना बेहोशी सी हालत हो गई, कुछ ऐसे हो जाएंगे, और हमको थोड़ी रिफ्लेक्सेस, मतलब हम उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे, हमारी सोच शक्ति, हम ना ऐसे सुस्त से हो जाएंगे, और डेथ भी हो सकती है। जैसे सर्दियों में कुछ लोग अंगीठी जलाकर सो जाते हैं कमरे में, तो उसमें क्या है, कमरे में ऑक्सीजन कम होती है तो CO2 बनता रहता है। तो जो लोग सोए हुए हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो वो क्या है, बेहोश हो जाते हैं और फिर सोए ही रह जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे भी केसेस बहुत होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। आगे बात करेंगे जी ओजोन की। ओजोन अकर्स नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फियर। धरती के सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। तो धरती से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फियर की लेयर होती है, तो उसमें क्या है, ओजोन होता है। ठीक है जी। ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ओजोन क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है ना ऊपर, तो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, किसको, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को, और हमको प्रोटेक्ट करता है इस हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। बट द ओजोन एट द ग्राउंड लेवल इज ए पोल्यूटेंट। अगर धरती के पास की बात करें, ग्राउंड लेवल के पास की बात करें, अगर वहां ओजोन है तो वो क्या है, पोल्यूटेंट। ऊपर है तो ठीक है, हमको बचाता है, नीचे आ गया, हमारे संपर्क में आया, तो हमको, हमारे लिए क्या है, वो पोल्यूटेंट है। एंड हैव टॉक्सिक इफेक्ट्स, और हमारे ऊपर
हानिकारक जहरीला इफेक्ट होता है। क्या क्या होता है देखो, इट कैन लोअर आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, ठीक, ठंड से लड़ने की शक्ति को कम कर देता है, निमोनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, एंड मेक आवर आईज इच, तो हमारी आंखों में क्या है, थोड़ा थोड़ा ना वो होती है, चुभन सी होती है, इसके कारण, किसके कारण, ओजोन के कारण। द मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन इज एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, जो हमारे वाहन है और इंडस्ट्री से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके कारण ओजोन बनता है, ठीक है जी, ओजोन निकलता है इनसे, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री से। ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसिड रेन, तो क्या होता है, स्मोक का निर्माण होता है और एसिड रेन बनती है। ये थोड़ी डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे, ये लाइन आपने रट्टा लगा लेनी है कि ओजोन का रिएक्शन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से और बाद में क्या बनता है, इससे फिर स्मोक बन जाती है और एसिड रेन भी होती है, ठीक। अच्छा जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है, देखो क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। These are gases that are mainly released from, कहां से, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, इससे ये निकलती है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, एयर कंडीशन वाले सिस्टम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ठीक है जी। फिर क्या होता है, आफ्टर द रिलीज, फिर क्या हुआ, दीज गैसेस राइज टू द स्ट्रेटोस्फियर, तो ऊपर चढ़ती जाती है, ऊपर जाती रहती है, और ट्रोपोस्फियर से दूसरी परत कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर, और हमको पता है स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, ओजोन, ओजोन की लेयर जो हमको सूरज की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। पर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो वहां जाकर क्या करता है, कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को खत्म कर देता है, तबाह कर देता है, thus reducing the protection from the harmful ultraviolet rays of the sun, तो सन से जो पराबैंगनी किरणें आ रही थी जो कि हमारे लिए हार्मफुल थी, घातक थी, तो फिर वो वाली प्रोटेक्शन को भी कम कर देता है क्योंकि ओजोन को खत्म कर दिया, ठीक है जी। कुछ चीजें ना जो डिटेल में बाद में आगे जाकर और आएंगी, अभी आप थोड़ा थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग लेते रहिए। आगे बात आती है जी लेड की। लेड, इट इज प्रेजेंट इन डीजल, डीजल में प्रेजेंट होता है, पेट्रोल, लेड बैटरी, ठीक, बैटरी हमारी होती है, जो बैटरियां नहीं होती जो घरों में हम यूज करते हैं, उसमें भी होता है जी, सेल कह लो हम, उसमें भी लेड होता है, पेंट में होता है, हेयर डाई प्रोडक्ट्स वगैरह में भी लेड होता है। अब क्या हो गया, क्या क्या इसके घातक परिणाम है, इट कैन कॉज डैमेज टू नर्वस सिस्टम, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे दिमाग की जो नसें हैं उसको डैमेज करता है, एंड कैन लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन क्रिया संबंधी, उसको भी हानि पहुंचाता है, एंड कैन कॉज कैंसर, कैंसर भी कर देता है, ठीक है जी। लेड अफेक्ट्स चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, खास तौर पर बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है, ये याद रखना आपने, कैसे देखते हैं। देयर पेंटेड स्विंग्स एंड अदर प्लेग्राउंड ऑब्जेक्ट्स आर पेंटेड विद पेंट्स कंटेनिंग लेड, ये देखो जो उनके झूले होते हैं जहां बच्चे खेलते हैं, तो वहां के झूले जो पेंट हमने किया है, देखने में तो बड़े लाल पीले लगते हैं झूले, पर उस पेंट में क्या है, लेड है। पेंट में, पेंट बड़ा खतरनाक है अपने आप में होता है पेंट, पेंट में लेड वगैरह हैवी मेटल्स होते हैं, तो लेड है पेंट में, तो बच्चे क्या है, बच्चे उस झूले को हाथ लगाते हैं, उनके हाथों में भी पेंट लगता है, ऐसे ही उनके मुंह में वो हाथ लगाते हैं, हर जगह हाथ लगाते हैं, तो इस प्रकार खाने, उसी हाथ से खाना खा लेंगे वो, तो उनके अंदर भी लेड चला गया। तो बच्चों को आपको पता है कि अभी ग्रोथ वाली स्टेज होती है, बढ़ने वाली स्टेज होती है, तो फिर क्या होता है, उनको ये पर्टिकुलर फिर ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है ना, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, और
इससे इस बात को आपने जरा सोचना है कि ये जूलों के ऊपर रंग किया होता है वो या तो ऑर्गेनिक हो या ना ही करो, सिर्फ दिखने में अच्छा लगे पर अल्टीमेटली क्या है, बच्चों को नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM। तो हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनकी बात हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इन द एयर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, डस्ट धूल हो सकती है, स्मोक हो सकती है धुआं, एंड वेपर, वेपर भी हो सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये तीनों आ जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से कौन सा SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है। तो याद रहे वेपर भी है, आप वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि स्मोक तो डस्ट है पर क्या वेपर है। यस, वेपर भी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है क्योंकि वो सस्पेंड रहता है। डेट कैन रिमेन सस्पेंडेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, ये भी है, कुछ समय के लिए नहीं, एक्सटेंड कुछ बिल्कुल कम समय के लिए नहीं, कुछ समय तक जो रहे, एक्सटेंडेड पीरियड तक रहे, उसे कहते हैं SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इट इज द मेन सोर्स ऑफ हेज विच रिड्यूसेस विजिबिलिटी। जब पूरी धूल मिट्टी भर गई ना आसमान में तो हमें दिखना कम हो जाता है, उसे कहते हैं हेज। तो मेन कारण क्या है, SPM। ऑन इनहेलिंग, अगर हमने सांस ली, ये हमारे अंदर गए तो क्या होगा, द फाइनर पार्टिकल्स कैन एंटर एंड लॉज इन आवर लंग्स। तो हमारे देखो जो तो मोटे हैं वो तो हमारे नाक वगैरह के बाल और ये सब सिस्टम है थोड़ा बहुत फिल्टर कर लेंगे, पर जो ज्यादा बारीक है वो हमारे अंदर जाकर हमारे फेफड़ों में जम जाएंगे एंड कॉज लंग डैमेज, और हमारे फेफड़ों को डैमेज कर देंगे, और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और सांस संबंधी और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एलर्जी हो गई, तो और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया, नमस्कार।